अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है बिस्मा अस्कर और आप और मैं मिलकर चैप्टर पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 हमारी बुक केमिस्ट्री ग्रेड 10 का एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। सॉल्ट्स पे भी बातें कर ली, एसिड्स और बेसिस पे भी बातें कर ली। आज इन सबको कंबाइन करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस को पढ़ते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखते हैं और देखते हैं कि एसिड कहाँ यूज़ हुआ, बेस कहाँ यूज़ हुई और सॉल्ट किस तरह से बना। तो आए चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने लगे हैं उसी मशहूर ज़माना रिएक्शन की जिसकी हमने इतनी दफ़ा बात कर ली है कि अब तो हमें याद हो गया है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से हमारी थोड़ी सी रिवीजन भी हो जाएगी। वैसे ये बात अभी अभी ही हमने करनी थी, लेकिन एसिड्स पढ़ते हुए भी मैंने आपको बताई, बेसिस पढ़ते हुए भी बताई, सॉल्ट्स पढ़ते हुए भी बताई, ताकि आप लोगों को ये बात याद रह जाए। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की खास बात यह है कि इसके अंदर एसिड भी मौजूद होता है, बेस भी मौजूद होता है और फिर सॉल्ट भी मौजूद होता है। तो ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, चैप्टर पूरा एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स के बारे में, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के थ्रू हम इन तीनों चीज़ों को दोबारा पढ़ते हैं। एसिड अपनी एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेगा, बेस बेसिक प्रॉपर्टीज शो करेगा और फिर सॉल्ट जो बनेगा वो सॉल्ट की तरह रिएक्ट करेगा। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अगर तो हम पहली दफ़ा पढ़ रहे होते अकॉर्डिंग टू जैसे ही वैसे ही चल रहे होते, हम पहले रिएक्शंस को देखते, बड़े गुस्से से समझने की कोशिश ही ना करते कि आखिर दिया क्या हुआ है, न्यूट्रलाइजेशन की बात ही ना करते, तो फिर तो होता कि मैं आपको ये सब कुछ समझाती। लेकिन आप लोगों को तो देख के ही याद आ गया कि एसिड ने बेस के साथ रिएक्ट करना है तो क्या बन जाना है, सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट प्लस वाटर आपके कॉमन प्रोडक्ट्स हैं, सॉल्ट बनना ही बनना है। सबसे पहले वाटर निकाल दें। सॉल्ट बनाने के लिए हमने बात की पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को इकट्ठा करते हैं। हम एक रिएक्शन देख लेते हैं। देखें, HCl सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करे। HCl हमारा मशहूर ज़माना एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा। ये OH जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, आपके पास एक जो प्रोडक्ट बन गया वो है वाटर। जो दूसरा प्रोडक्ट है वो है सोडियम और क्लोरीन। सोडियम के ऊपर होता है प्लस और क्लोरीन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। चार्जेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, इफेक्ट कैंसिल आउट कर देंगे, तो आपके पास न्यूट्रल सॉल्ट बन जाएगा। सोडियम क्लोराइड यूजेस ऑफ सॉल्ट्स में भी पढ़े थे। क्या यूज था इसका, याद आया कुछ? रोड्स की डी आइसिंग के लिए यूज़ हुआ। टेबल सॉल्ट कहते हैं, कुकिंग पर्पसेस में यूज़ करते हैं। इससे हम सोडियम मेटल को मैन्युफैक्चर करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को मैन्युफैक्चर करते हैं जो कि कास्टिक सोडा है। तो आपको याद आया कि हमने सोडियम क्लोराइड के जो यूजेस पढ़े थे वो क्या थे। बस इसी तरह जब भी सॉल्ट देखें उसके यूज़ को अपने माइंड में ना रिपीट किया करें, इस तरह आपको उसके यूजेस याद रह जाएंगे। दूसरा रिएक्शन देख लेते हैं, H2SO4 अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एसिड। इसका रिएक्शन करवाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सेम बेस हम यूज़ कर रहे हैं। बेस में हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन मौजूद है, एसिड में आपके पास हाइड्रोजन मौजूद है। वाटर आपका कॉमन प्रोडक्ट है, बनेगा ही बनेगा। वाटर के बाद जो चीज़ें रह गई हैं हमारे पास वो है सोडियम जिसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज और सल्फेट जिसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। अब ये दोनों मिलेंगे और बन जाएगा सोडियम सल्फेट। इसके यूजेस भी हमने पढ़े थे। क्या यूजेस थे? इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर पेपर, ग्लास एंड डिटर्जेंट्स। अभी हमने टेस्ट योरसेल्फ में भी इसको देखा, फिर इसके यूजेस भी पढ़े। जब भी सॉल्ट देखें एक दफ़ा उसके यूज़ को अपने माइंड में रिपीट किया करें। ये बहुत अच्छा तरीका है आपके यूजेस याद रखने के लिए। इस तरीके से जब आप उसको रिवाइज करेंगे ना स्टूडेंट्स, फिर आपको उसके यूज़ भूलेंगे नहीं। आखिर में बात करते हैं एसिटिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। एसिटिक एसिड के बारे में हमने क्या बात की थी कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता, वीक एसिड होता है। क्यों? क्योंकि ये कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं करता, लेकिन जब करता है इसका हाइड्रोजन रिमूव होगा, ये एंड वाला हाइड्रोक्साइड रिमूव होगा, वाटर बन जाएगा। और क्या चीज़ होगा? एसिटेट आयन जो रह गया है वो मिल जाएगा इस सोडियम के साथ। सोडियम पे प्लस चार्ज है, एसिटेट आयन पे होता है माइनस का चार्ज। ये दोनों मिलेंगे तो आपके पास सॉल्ट बन जाएगा जिसको कहते हैं सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट का कोई हमने यूज़ नहीं पढ़ा, इस वजह से यहाँ पे कोई चीज़ रिपीट नहीं करूँगी मैं। अब इस रिएक्शन मिक्सचर में होता क्या है, आपके पास फॉर एग्जांपल होता कुछ यूँ है कि आपने लिया ये रिएक्शन किसी भी कंटेनर में, ये रिएक्शन आपने परफॉर्म करवाना शुरू कर दिया। इसके अंदर आपने डाला अपना एसिड और बेस, ठीक है, और करना ये वाटर में है। वाटर ऑलरेडी आपके पास प्रेजेंट होगा। यहाँ पे आपने HCl डाल दिया और साथ ही साथ आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया। ये जो पहला एसिड और पहली बेस है इसी को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपके पास ये होगा कि जो HCl है ये अपने आइंस में कन्वर्ट होगा, ये अपने आइंस में कन्वर्ट होकर बना देगा H पॉजिटिव और क्लोराइड नेगेटिव। और सोडियम हाइड्रोक्साइड अपने आइंस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बना देगा सोडियम पॉजिटिव और हाइड्रोक्साइड नेगेटिव।
यहाँ पे स्टूडेंट्स जो आपके पास हाइड्रोजन है और हाइड्रोक्साइड है, ये अब मिलेंगे, इनकी कॉम्बिनेशन होगी और इसकी वजह से H पॉजिटिव आपके हाइड्रोक्साइड आयन के साथ मिल के बना देगा वाटर। तो वाटर आयोनाइज नहीं करेगा, वाटर बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास रिएक्शन मिक्सचर में और ये वाटर आयोनाइज नहीं कर रहा होगा। इसलिए याद रखना है कि जब भी हाइड्रोजन निकला एसिड में से, हाइड्रोक्साइड निकले बेस में से, तो आपके पास इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो एंड रिजल्ट बनेगा ना, वो होगा वाटर। और वाटर आयोनाइज नहीं कर रहा होगा, ठीक है, वाटर आयोनाइज नहीं करेगा। हमने वैसे भी पढ़ा था कि वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये आयोनाइज कर भी नहीं सकती। वाटर आयोनाइज नहीं कर रहा, तो आपके पास कौन से आयंस पीछे रह गए हैं? क्लोराइड आयन रह गया है और सोडियम आयन रह गया है। सोडियम और क्लोरीन आपके रिएक्शन मिक्सचर के अंदर इसी तरह से प्रेजेंट होंगे। तो अगर हम दोबारा से इस कंटेनर को ड्रॉ करें, तो आपका कंटेनर कुछ यूं होगा कि इसके अंदर ऑलरेडी अब वाटर प्रेजेंट है, एक प्रोडक्ट हमारा, और सोडियम आयन हमारे पास प्रेजेंट होंगे और क्लोराइड आयंस प्रेजेंट होंगे। तो वाटर आयोनिक फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होगा, लेकिन जो बाकी के दो आयंस हैं ये आयोनिक फॉर्म में ही प्रेजेंट होंगे। क्योंकि सॉल्ट के चार्जेस न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, इसलिए हम बाद में कहते हैं कि ये सॉल्ट हमारे पास न्यूट्रल है। होता ये आयोनिक फॉर्म में, आयोनिक फॉर्म में होने की वजह से इस सॉल्ट को जो हम नाम दे देंगे, जो हम इस आयन को नाम देंगे ना, वाटर की तरह अटैचमेंट नहीं हो रही, इन आयंस को जो हम नाम देते हैं हम कहते हैं स्पेक्टेटर आयंस। स्पेक्टेटर का मतलब क्या होता है? स्पेक्टेटर आयंस, स्पेलिंग गलत हो गए। स्पेक्टेटर का मतलब क्या होता है? स्पेक्टेटर का मतलब होता है जो देख रहा होता है, जो किसी चीज़ को बस देख रहा है, ठीक है, उधर बैठा है देख रहा है। तो स्पेक्टेटर आयंस हमारे पास सोडियम और क्लोरीन भी यही कर रहे हैं, रिएक्शन के अंदर है, देख रहे हैं कि ठीक है वाटर बन रहा है, बाकी चीज़ें बन रही हैं। तो स्पेक्टेटर का मतलब ये होता है, इसीलिए ये आयंस जो अपने आयोनिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, हम इनको कहते हैं स्पेक्टेटर आयंस। अब देखें आप, वाटर आपके अंदर मिक्सचर के प्रेजेंट है, सोडियम और क्लोरीन आपके सॉल्ट बनाएंगे, एसिड और बेस ख़त्म हो चुके हैं, उनका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया, उनका इफेक्ट ख़त्म हो गया। तो आप मुझे बताएं कि सोडियम और क्लोरीन जो आपके पास प्रेजेंट है, क्या आप इस रिएक्शन मिक्सचर को हीट अप करके, वो बात करने लगी हूँ जो हमने सॉल्ट की प्रिपरेशन में की थी, हीट अप करें इसको, वाटर को एवेपोरेट करें, सबसे पहले करें एवेपोरेशन। तब तक एवेपोरेट करें कि जब तक आपके पास इतनी अमाउंट ऑफ वाटर ना रह जाए कि जो क्रिस्टलाइजेशन करे इस सॉल्ट की। देखा, हमने वही बातें रिपीट की। फिर होगा क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस, और क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस से ये होगा कि आपके पास एवेपोरेशन के बाद हुई क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन से आप अपने इस सॉल्ट को, जो यहाँ पे बॉटम में सोडियम और क्लोरीन इकट्ठे प्रेजेंट है ना, इस सॉल्ट को आप क्रिस्टल की फॉर्म में अलहदा कर लेंगे। तो देखा सारा का सारा प्रोसेस किस तरह से होता है। सबसे पहले रिएक्शन मिक्सचर में डलता है एसिड और बेस, उन दोनों का होता है एक दूसरे के साथ रिएक्शन। रिएक्शन होने के बाद आपके पास यहाँ पे इनके आयंस कन्वर्ट हो जाते हैं, आयोनिक फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद हाइड्रोजन निकलता है आपके एसिड में से, हाइड्रोक्साइड निकलती है आपकी बेस में से, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड मिलके बना देते हैं वाटर। वाटर एज इट इज प्रेजेंट होता है, ठीक है, वाटर आयोनिक फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता। वैसे भी हमने बात की थी वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये आयन फॉर्म में जा भी नहीं सकता। वाटर आयोनिक फॉर्म में नहीं जाएगा तो कौन से आयंस हैं जो प्रेजेंट है? एक है आपके पास सोडियम और क्लोरीन, सोडियम और क्लोरीन उसी तरह आपके पास रिएक्शन मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट होंगे, जिनको हम कहेंगे स्पेक्टेटर आयंस। इसके दरमियान गैप नहीं है, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। स्पेक्टेटर आयंस हम इनको कह देंगे, और साथ ही साथ आपके ये जो सोडियम और क्लोरीन है, इनको मिला के जो सॉल्ट बनता है, उस सॉल्ट की अब हम एक्सट्रैक्शन की तरफ जाएंगे। तो आपने इस रिएक्शन मिक्सचर को करना है हीट। हीट अप करने से पहले ज़्यादा एक्स्ट्रा वाटर एवेपोरेट हो जाएगा, जितना वाटर रह जाएगा उसको हम फिर इस मिक्सचर को कूल डाउन करेंगे, ताकि वो वाटर इन आइंस के साथ मिले, क्रिस्टल्स बनाए और आप सॉल्ट क्रिस्टल्स को एक्सट्रैक्ट कर लें, ठीक है। इस तरह से ये आपका प्रोसेस हो जाता है कंप्लीट, और आपके पास आ जाते हैं आपके सॉल्ट क्रिस्टल्स आ जाते हैं, और साथ ही साथ एसिड और बेस का जो इफेक्ट है वो ख़त्म हो चुका होता है। ये मैंने पहला रिएक्शन था जो आपको इस तरह से बना के दिखाया। आपका H2SO4 और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी इसी तरह से रिएक्ट करेंगी, फिर आपके पास एसिटिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी इसी तरह से रिएक्ट करेंगी। समझने के लिए अगर आपने ये सारा का सारा खुद बनाना हो तो आप खुद भी बना सकते हैं, यही चीज़ें हैं और ये इसी तरह से रिएक्शन होता है। इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमारी बुक के येलो बॉक्सेस में गिवन है। एक तो ये चीज़ है कि प्रिजर्वेटिव्स यूज़ होते हैं फूड को प्रिजर्व करने के लिए।
फूड का ख्याल रखने के लिए। प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं कि वो लाइफ बढ़ा देते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ की। जिस भी चीज़ को आप प्रिजर्व कर रहे हैं उसके अंदर प्रिजर्वेटिव ऐड करके वो क्या करेगी, उस चीज़ को प्रोटेक्ट कर लेगी, डिके होने से प्रोटेक्ट करेगी, ख़राब होने से प्रोटेक्ट करेगी, उसके ख़त्म होने से उसको प्रोटेक्ट कर लेगी। तो इस तरह बहुत सारा फूड है जो प्रिजर्व हो जाता है। प्रिजर्वेटिव्स का नाम आपने सुना होगा। इसको बैक्टीरिया से फूड को प्रोटेक्ट किया जा रहा होता है, किसी भी हार्मफुल एजेंट से प्रोटेक्ट किया जा रहा होता है, और कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ उसमें ऐड होके वो ख़राब ना हो उससे भी प्रोटेक्ट किया जाता है। फूड प्रिजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि फूड को कुछ लंबे टाइम के लिए अगर रखना हो तो उसको प्रिजर्व करना ज़रूरी है। एक दिन में तो नहीं होता ना कि आपके पास सारी की सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएं। तो फूड प्रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि फूड प्रिजर्वेशन में भी कुछ इसी तरह की चीज़ें यूज़ होती हैं, कुछ इसी तरह के सॉल्ट्स यूज़ होते हैं, और उसके बाद आप उस फूड को प्रिजर्व कर लेते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एसिड रेन। एसिड रेन का ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने भूलना नहीं है। वैसे तो अभी हमने एसिड रेन पे और भी बात करनी है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एसिड रेन बनती कैसे है। एसिड रेन का मतलब है कि पीएच रेन की, बारिश की जो पीएच है वो लो हो गई है। लो पीएच का मतलब है कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो इसके अंदर आ रही है, जो इसके अंदर अटैच हो रही है, जो इसको एसिडिक कर रही है। वो कौन से होते हैं? वो सल्फर के कंपाउंड्स हो सकते हैं, वो कार्बन के कंपाउंड्स हो सकते हैं, वो कोई भी कंपाउंड्स हो सकते हैं जो क्या करते हैं, खुद एसिडिक इन नेचर होते हैं। जब रेन में ऐड होते हैं तो रेन को भी एसिडिक कर देते हैं। अब जब ये बारिश पड़ेगी, वैसे अच्छा उससे पहले आप लोगों ने याद रखना है कि कोई भी आपको कंपाउंड याद ना आए तो याद रखने पॉल्यूटेंट्स। इन्वायरमेंट में जितनी पोल्यूशन है, तो क्या आपको लगता है कि इस पोल्यूशन की वजह से नहीं हमारी रेन अफेक्ट होगी? यही पोल्यूशन है, एवेपोरेट करती है पानी, वही एवेपोरेट करेगा जो पोल्यूट हो चुका है। एवेपोरेशन के बाद वही पानी जब बरसेगा तो उसके अंदर जो पीएच होगी वो इतनी कम होगी कि उसको कहते हैं एसिड रेन। एसिड रेन बहुत हार्मफुल होती है। इसमें हमने पढ़ा भी था कि एसिड रेन को हमने न्यूट्रलाइज किस तरह करना होता है, लेकिन जब बारिश हो रही होती है तब तो आप न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते ना उसको। तो बारिश होगी, बारिश होती रहेगी, वो एसिड पड़ती रहेगी, सॉइल पे पड़ेगी, सॉइल में जाएगी, तो जहाँ से क्रॉप्स ने ग्रोथ करनी है वो सॉइल ग्रोथ के काबिल नहीं रहेगी, इसलिए आपको वहाँ पे भी इसका इफेक्ट न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपके लेक वाटर में जाएगी, एक्वेटिक एनिमल्स तक यही बारिश जाएगी। तो सोचें कि अगर इतने एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा आपके पानी के अंदर एक्वेटिक एनिमल्स के लिए, उनकी लाइफ कितनी बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। और साथ ही साथ ऑन लैंड तो हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि एसिड रेन मजाक नहीं होता। एसिड रेन एक बहुत ही सीरियस कॉन्सेप्ट है। एसिड रेन के बारे में हम मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन आप लोगों ने याद रखना यहाँ पे हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि रेन एसिडिक हो सकती है, आपका इन्वायरमेंट पोल्यूशन इसको एसिडिक करता है, पीएच हो जाती है कम, सॉइल इफेक्ट होता है, लेक वाटर के एनिमल्स इफेक्ट होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स इफेक्ट होते हैं, लैंड पे रहने वाले सारे के सारे इंसान जानदार जितने भी हैं वो सब भी इससे होते हैं इफेक्ट। इस वजह से वाटर में क्या किया जाता है, इसके इफेक्ट को रोकने के लिए वहाँ पे वाटर में या सॉइल में कोई ना कोई बेस ऐड की जाती है ताकि एसिड का इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर लिया जाए। लेकिन ये क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस थोड़ा लेट होता है, ये फौरी नहीं होता ना, इस वजह से मसला ये होता है कि एक दफ़ा तो जब एसिड रेन पड़ती है वो अपने इफेक्ट्स छोड़ती है लाजमी, ठीक है। बाद में आप ये करेंगे, क्योंकि हम केमिस्ट ने पढ़ लिया कि एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस की ज़रूरत है, तो बाद का ये काम है कि वहाँ जहाँ जहाँ ये एसिड रेन या जहाँ जहाँ ये बारिश पड़ चुकी है वहाँ आप बेस ऐड कर दें ताकि सॉइल की जो वहाँ से क्रॉप्स जो निकलना है वहाँ पर मसला ना बने। कोई भी क्रॉप्स जो ऑलरेडी सॉइल में से निकल रही हैं वो ख़राब ना हो, तो वहाँ पर भी डालनी पड़ती है ना कोई ऐसी चीज़ें। साथ ही साथ पानी में एक्वेटिक एनिमल्स के लिए भी बेस को ऐड करना पड़ता है ताकि उनकी लाइफ भी डिस्टर्ब ना हो। तो एसिड रेन का कॉन्सेप्ट बहुत रियल कॉन्सेप्ट है, सिर्फ केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। स्टूडेंट्स, ये हमारे इर्द गिर्द होता है। हमारे इन्वायरमेंट में ना पोल्यूशन इतनी ज़्यादा हो गई है कि एसिड रेन होती है, बारिश ऐसी पड़ती है जो एसिडिक होती है, उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करना ही करना पड़ता है बाद में, और वो हमने पढ़ लिया कि हम कैसे करते हैं, बेस की हेल्प से करते हैं। ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। न्यूट्रलाइजेशन के साथ एसिड रेन का कॉन्सेप्ट और प्रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो येलो बॉक्सेस में ये बात गिवन है हमारे चैप्टर 2 के, लेकिन पेपर में पूछी जा सकती है। याद रखना है न्यूट्रलाइजेशन कैसे होता है, इस पे MCQ आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए कोई भी एक रिएक्शन लाजमी याद रखना है। ये सारे के सारे वही एसिड्स हैं, वही बेसिस हैं जो हमने बहुत दफ़ा पढ़ी हैं, बहुत दफ़ा रिपीट की हैं। कुछ भी इनमें नया नहीं है, कुछ भी इनमें डिफरेंट नहीं है, तो इसलिए आपने
कोशिश करना है, इनको भूलना नहीं है, ठीक है। वही एसिड्स हैं, वही बेसिस हैं, जब इनको बार बार लिखेंगे वही सॉल्ट्स बनेंगे, आपको इनके नाम याद हो जाएंगे। कॉमन प्रोडक्ट्स याद रखने हैं ताकि रिएक्शन को याद रखने में कोई प्रॉब्लम ना हो, और ये भी याद रखना है कि इन सब का हमारी लाइफ पे क्या इफेक्ट हो रहा है। एसिड रेन है एक इफेक्ट, एसिड रेन हार्मफुल है, बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। क्यों? क्योंकि इसके पीएच कम है ना, पीएच कम है, ये एसिडिक है। तो देखा हमने एसिड रेन को डिफाइन कर दिया ना, उसका एसिडिक कैरेक्टर डिफाइन कर दिया, और साथ ही साथ पीएच की बात भी कर ली जिस पे हमने इतना समझा भी था। पीएच लो होती है तब जाके पता लगता है कि एसिड रेन हुई है, ठीक है। एसिड रेन होती है फिर वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होती है, और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो एक चीज़ यूज़ की जाती है वो है बेस। ये सारा कॉन्सेप्ट आपने अब याद रखना है। और न्यूट्रलाइजेशन जो लेबोरेटरी में करते हैं उसमें हमारे पास जो सॉल्ट आता है उसको क्रिस्टलाइजेशन से हम अलहदा कर लेते हैं। ये वाली बात भी याद रखनी है, पेपर में पूछी जा सकती है। तो जी स्टूडेंट्स, देखा आपने, मुश्किल तो नहीं था ना, बहुत ही इजी चैप्टर था, बहुत ही इजी चीज़ें थी। मिक्स अप चीज़ें तब होती हैं जब आप उनकी रिवीजन नहीं करते, जब आप उनको क्वेश्चन से सॉल्व नहीं करते। आप उनको देखें, रिवाइज करें, एक दफ़ा अपने माइंड में स्टोरी बिल्डअप करें कि क्या क्या पढ़ा है, और साथ ही साथ जो आज हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इस लेक्चर में देखे हैं उनको भी देखें। और उन येलो बॉक्सेस को नहीं भूलना जो बुक में दिए हैं, जिनकी हमने बात की एसिड रेन और फूड प्रिजर्वेशन की, क्योंकि इन येलो बॉक्सेस में से कोई ना कोई एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। इनको भी देखें। हमारा चैप्टर वैसे यहाँ पे एंड हो गया, इसके बाद हम सीरीज़ शुरू करेंगे थोड़ी सी क्वेश्चनिंग की, जो कि हमारी बुक की एक्सरसाइज है, ज़्यादा डिटेल में कुछ नहीं है, पर वो बातें करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप इन्हीं को रिवाइज करें, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।